हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो इसी बीच आपका हम बिहार बोर्ड में जो पूछे जाने वाले हर एक साल जो बहुत बड़ा अंक जो आपके लिए होता है वो 10 नंबर का वो गद्यांश होता है। तो कौन नहीं चाहता है कि हमको गद्यांश में अच्छे से अच्छे लिखेंगे और अच्छे से अच्छे लिख कर हम अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। लेकिन आप जो गद्यांश लिखेंगे उसका तरीका क्या होना चाहिए जो कि आपको 10 में से 10 अंक मिले। ठीक है, जो कि गद्यांश को ऐसा तरीका से लिखना है और क्या क्या बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है जो कि एक अच्छे गद्यांश को लिख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो गद्यांश को अगर लिखने के लिए आपको अगर दिया जाए, क्योंकि उसमें उत्तर लिखा रहता है, आपको प्रश्न का जवाब देना रहता है, तो इसलिए सभी के लिए ये आसान चीज़ें हैं। लेकिन कुछ ऐसे गलतियाँ होती हैं जो कि हम अगर कर बैठेंगे जो हमारा नंबर 10 में से 5 आने की संभावना आ जाती है। इसीलिए हम लोग समझेंगे कि गद्यांश को कैसे लिखा जाता है, उनके क्या क्या तरीके हैं और गद्यांश कहते किसको हैं, इनको समझने का कोशिश करेंगे हम इसी वीडियो में। तो चलते हैं, बने रहिएगा आप हमारे वीडियो में। आपको समझाएंगे गद्यांश कैसे लिखा जाता है, गद्यांश कहते किसको हैं, और एक गद्यांश आपको लिखकर मैं बताने वाला हूं और एक गद्यांश आपके लिए भी देने वाला हूं जो कि आप करके बताना कि गद्यांश में कितना करे। ठीक है, और क्या क्या बातें उनमें हम बताए उनको भी याद रखना है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। आपका गद्यांश कहते किसको है। ठीक है, तो देखो गद्यांश जो हो ना आपका, वो गद्य और अंश। गद्य जानते हैं ना, कि जो आप कहानी को पढ़ते हैं ना वो गद्य विद्या है। ठीक है, और जो आप कविता को पढ़ते हैं तो वो पद विद्या है। ठीक है, तो गद्य और पद में समझ में आ गया। अब चलते हैं गद्य, गद्य और जोड़ अंश। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है मेरा गद्यांश। तो इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है मेरा क्या, गद्यांश। तो यानी इसका मतलब है, इसका अर्थ होता है गद्य का हिस्सा, यानी जो कहानी का होता है ना हिस्सा। अंश मीन से होता है ना किसी चीज का अंश है, तो मान के चलो उसका हिस्सा है, तो ये गद्य का हिस्सा है, तो इसी को कहते हैं हम गद्यांश कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को गद्यांश समझ में आ गया होगा। चलते नहीं समझ में आया फिर भी और चलते आगे। देखो गद्य को कहते हैं इंग्लिश में प्रोज कहते हैं ना। उसके बाद वो कहता है कि वो साहित्यिक जो कहानी, निबंध, लेख या संवाद के रूप में लिखा जाता है। कहानी तो आप लोग जानते हैं, स्टोरी। बाकी बात ऐसे ही निबंध, लेख जिसको कहते हैं आप लोग, इसी पर अगर लेख निबंध के ही एक रूप है, या संवाद यानी बातचीत का जो रूप होता है में लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, गद्य कहते हैं ना। आप लोग को एक सिंपल एक उदाहरण देके बताया कि जो कहानी पढ़ते हैं वो आपका गद्य विद्या है, और आपका कौन कौन सा गद्य विद्या है, निबंध भी है, लेख भी है और संवाद भी है। तो इन सभी को जो लिखा जाता है वो कौन सा विद्या है, गद्य विद्या यानी प्रोज है आपका। अतः किसी कहानी, नाटक, निबंध या लेख के एक छोटे से हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग, गद्यांश कहते हैं। देखो यहाँ पर आपका आंसर मिल चुका। देखो इसमें क्या कह रहा है, किसी कहानी, नाटक, निबंध या लेख के एक छोटे से हिस्से को, पूरा हिस्सा नहीं उसमें, उन छोटे से हिस्से को ही नहीं, जो मान के चलो आपका 2 पेज के हैं, 3 के पेज के हैं, तो उनका जो शॉर्ट रूप करके लिखते हैं ना, उन्हीं को कहते हैं हम लोग, यानी उस छोटे से भाग को कहते हैं हम लोग गद्यांश। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो गद्यांश के बाद एक और नाम सुने होंगे, पद्यांश। नहीं सुने होंगे तो आप लोग आगे जाकर जरूर सुनेंगे, पद्यांश। तो हम लोग गद्यांश को समझेंगे क्योंकि आपके जो मैट्रिक बोर्ड में पूछा जाता है वो गद्यांश पूछा जाता है। पद्यांश आप आगे जाकर पढ़ेंगे, अगर सीटेट का तैयारी करेंगे, अगले कोई एग्जाम का तैयारी करेंगे, तो उनमें से पद्यांश भी पूछा जाता है और गद्यांश भी पूछा जाता है। पद्यांश में क्या होता है कि कविता की रचना को आपको एक अच्छे से लिखना होता है। ठीक है, वो आगे जाके आपको समझाएंगे। और पद्यांश में क्या होता है कि कोई एक पद होता है छोटा सा, उसमें से आंसर निकाल के आपको लिखना रहता है। तो हम लोग गद्यांश के बारे में समझेंगे कि गद्यांश होते कितने तरह के। तो गद्यांश 2 तरह के होते हैं, याद रखना। गद्यांश कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। पहला होता है अपठित गद्यांश, दूसरा पठित गद्यांश। देखो अपठित गद्यांश में क्या होता है कि बच्चे को वो गद्यांश दिया जाता है, यानी वो कहानी या नाटक या आपका लेख का छोटा सा भाग वो दिया जाता है, छोटा सा भाग जिसका आंसर उसको पहले से पता नहीं होता है, उसे कहते हैं हम लोग अपठित गद्यांश। ठीक है, तो यानी आप लोग समझ लिए कि वो पठित गद्यांश किसे कहते हैं। अब देखो पठित गद्यांश वो है कि वो पठित गद्यांश है, जैसे मान के चलो आपका जो पहला चैप्टर है ईदगाह, उससे अगर आपको शॉर्ट रूप में बना कर दिया जाए और उनसे अगर आपको आंसर निकालने के लिए कह दिया जाए, तो आप सिंपली बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पठित गद्यांश। तो आप लोग गद्यांश के जितने प्रकार थे, पहले अपठित गद्यांश, दूसरा पठित गद्यांश, उनको समझ लिए। अपठित गद्यांश किसे कहेंगे, जिसका बच्चा क्या होता है पहले से उसका उत्तर उसको नहीं मालूम रहता है और उसका जवाब उसको देना रहता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपठित गद्यांश। पठित गद्यांश वैसा गद्यांश है जो कि आपके पाठ से लिया गया है और उनका आंसर आपको देना रहता है।
तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पठित गद्यांश। तो आप लोग गद्यांश को तो समझ लेंगे, इससे पहले कभी नहीं समझोगे कि गद्यांश के कितने प्रकार हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पूछे जाते हैं, ठीक है, कि गद्यांश कितने तरह के होते हैं, तो वो पठित और पठित गद्यांश, ठीक है। तो इनका आप परिभाषा भी पूछे तो आप बता सकते हैं कि वैसा गद्यांश जिसका हम लोगों को पहले से कोई जानकारी नहीं रहती है और उसका उत्तर देना रहता है तो उसे अपठित गद्यांश, और जिसका हम लोगों के पाठ से लिया गया होता है गद्यांश, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पठित गद्यांश, ठीक है। तो समझ लिए होंगे। अब देखो गद्यांश तो इतना हम लोग समझ लिए। अब देखो एक अच्छे से गद्यांश को लिखा कैसे जाता है, उनको कैसे हम लोग लिखेंगे। तो हम एक टॉपिक लिए हैं आपका, बिहार बोर्ड में गद्यांश का उत्तर कैसे लिखें। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एक गद्यांश उनको दिया जाता है, उनमें से उनको सवाल का जो जवाब रहता है उनसे ढूंढकर वो निकाल कर वो लिख लेते हैं। ये अच्छी बात भी है, लेकिन इनसे नंबर कटते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे उनका एक सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। तो इनमें से आप लोगों को हम 7 टिप्स बताने वाले हैं, जिनमें से आपको 4 या 5 याद रखेंगे सही से, तो आपका 10 में से 10 नंबर कोई कटने वाला नहीं है। तो आप लोग याद रखना कि पहला जो इसमें हम लोग लिए हैं आपका, वो आपका है बिहार बोर्ड में, पहला आपका बिहार बोर्ड में गद्यांश कैसे लिखें। तो पहला आपका जो सॉल्यूशन लिए हम कि पहले क्या करना है, गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, यानी गद्यांश को अच्छे से पढ़ें। यहाँ पर हम पहला लिए। अब पढ़ने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम पॉइंट बनाए हैं कि 2 बार ध्यान से पढ़ना है, कम से कम एक गद्यांश को 2 बार पढ़ना है कम से कम, ठीक है। उनमें से क्या करना है कि मुख्य विचार को समझना है कि उसमें क्या क्या भाव दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें बताए गए हैं, किस पर विशेष पर दिया गया है। तो ये एक चीज़ें आप लोगों को याद रखना है कि गद्यांश को सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों को पढ़ना है। कितना बार, 2 बार। और उसमें पढ़ने के साथ साथ हम लोगों को क्या करना है, उनके भाव को समझना है, उनके विचार को समझना है, ठीक है। तो ये कर लेंगे आप। उसके बाद दूसरा क्या करना है कि प्रश्न को ध्यान से समझना है। अब देखो पढ़ने के बाद आप प्रश्न पे चले जाएंगे, तो प्रश्न को क्या करना है, ध्यान से समझना है कि देखो क्या इसमें देखो पूछा क्या गया है, जैसे क्या, क्यों, किस कारण। तो ये सब चीज़ें आपको पूछा रहता है उसमें, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत सारे देखो आपको ये मार्क दिया गया रहता है, कहीं पर हाइफन दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि ये सब चीज़ें कहाँ दिया गया है, किसका कारण वो ढूंढ रहा है, ठीक है। तो ये सभी आप लोगों को ध्यान से याद रखना है, क्या, क्यों और किस कारण, ठीक है। और देखो उसी में एक और चीज़ याद रखना है आप लोगों को, उसी बात का उत्तर दें, अतिरिक्त तो कुछ नहीं। यानी आपको ये भी याद रखना है कि अगर क्यों पूछा है, कब पूछा है या किस कारण पूछा है, तो उसी का जवाब देना है, अतिरिक्त आपको लिखना नहीं है। कोई बच्चा होता है ना, कोई आप लोगों को आगे जाकर हम बताएंगे, कोई बच्चा होता है ना कि एक पार्ट को जैसे लिखना था लिख दिया, और वो थोड़ा अच्छा नंबर और लेने के लिए एक और लाइन लिख दिया। तो ये कहता है यहाँ पर आपका गद्यांश लिखने के अच्छे तरीके में कि आपको अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखना है, उसी बात को उत्तर दें, उसी बात को उत्तर देना है आपको जो पूछा गया है, एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो इन दोनों बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। अब तीसरा क्या है उनको समझेंगे। तो दोस्तों हम लोग समझ लिए 2 ठो भाग को, यानी 2 भाग जो कैसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब जो तीसरा है आपका उसको ध्यान में रखना है। तीसरा क्या है आपका कि उत्तर जो है ना हमेशा गद्यांश से ही लेना है। ये ऐसा नहीं करना है कि हम लोगों को बाहर से लेना है, अपना मन से जोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। गद्यांश से ही आपको उत्तर उससे ढूंढना है और उससे ही लेना है आपको, ठीक है। तो ये कर लेंगे। और उसमें देखो एक चीज़ें याद रखना है कि बाहर की जानकारी को नहीं जोड़ना है, ना जोड़ें। गद्यांश की भाषा को थोड़ा बदल कर लिख सकते हैं, जैसे कि मान के चलो उसमें से कोई एक शब्द आपको अच्छा आ रहा है और कोई शब्द को आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उनका एक आपका जो समानार्थी शब्द है वो लिख सकते हैं भले अलग अलग, लेकिन उससे बाहर आपको अदर जोड़ना नहीं है, ठीक है। जैसे अपनी जानकारी को और ज़्यादा उसको बताना नहीं है, जितना कहा गया है उतना ही आपको लिखना है। तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि उनको क्या करते हैं, अधिक जानकारी रहती है या 1-2 लाइन और ऐड कर देते हैं उसमें अपना अंक बढ़ाने के लिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो अपने गद्यांश की भाषा को थोड़ा बदल कर भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा बदल कर लिख सकते हैं, जो कि उसका सेम टू सेम कॉपी नहीं हो, ठीक है। तो ये कर सकते हैं आप लोग। चौथा देखो इंपॉर्टेंट है, पूरे वाक्य में उत्तर दें। पूरे वाक्य में उत्तर देना है, कैसे कि जैसे देखो गलत क्या है, जैसे कि कोई चीज़ अगर पूछ रहा है कि मेहनत करने से क्या होता, नहीं सॉरी, आपका जब मेहनत करेंगे तो हम लोगों को सफलता मिलेगी, तो क्या करेंगे वहाँ पर, अगर मान के चलो कोई एक आंसर में है कि आप मान के चलो परिश्रम उसका आंसर हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। क्या करना सही जो तरीका है, परिश्रम करने से मनुष्य सफलता प्राप्त करते हैं। यानी इसमें अगर क्वेश्चन आपको ऐसे करके आएगा कि सफलता प्राप्त किससे होता है,
तो आप ये ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं कि परिश्रम करने से होता है, लेकिन इसको परिश्रम सिर्फ नहीं लिखना है आप लोगों को, परिश्रम सिर्फ नहीं लिखना है, उसमें क्या करना है, परिश्रम करने से मनुष्य सफलता प्राप्त करता है, इतना लिखना है आप लोगों को। एक शब्दों में कभी भी इसका आंसर नहीं देना है, ठीक है। चलते हैं आगे। आप पांचवा देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, अंक के अनुसार उत्तर देना है। अंक के अनुसार, जैसे कि एक अंक पूछा गया है तो एक पंक्ति में उसका आंसर देना है, 2 अंक पूछा गया तो 2 पंक्ति में आंसर देना है, 4 से 5 अगर अंक का पूछा गया है तो 4 से 6 4 अंक का पूछा गया है तो 4 पंक्ति लिखना है, 5 अंक का पूछा गया तो 6 पंक्ति लिखना है। तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है, कि अगर 1 नंबर का पूछा जाए तो 1 पंक्ति का लिखेंगे, 2 नंबर का पूछा जाए तो 2 पंक्ति का लिखेंगे। उसी क्लास 10th में आपका, आप लोग भी जाकर देखना गद्यांश में, तो उसमें लिखा है 5 into 2, यानी आपका 5 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका रहेगा 2 नंबर का, तो 10 नंबर का गद्यांश रहता है। तो इसका मतलब है 5 क्वेश्चन है और 2 नंबर का है, तो 5 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। तो जब भी आपको किसी गद्यांश का आंसर देना है तो 2 लाइन में कम से कम देना है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसमें देखो ये रेशियो है आपका कि 1 अंक का पूछा गया है तो 1 पंक्ति, 2 अंक का पूछा गया तो कम से कम 2 पंक्ति लिखना है, और 4 से 5 अंक का पूछा गया तो 4 से 6 पंक्ति का भी लिखना है। अब देखो छठा आपका इंपॉर्टेंट है, हम 7 बोले थे ना, तो छठा आपका इंपॉर्टेंट है पूर्ण विराम। देखो कई सारी जगह पर पूर्ण विराम छोड़ देते हैं, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूर्ण विराम जरूर देना है कि यहाँ पर हम रुके, ठीक है। और कोमा का भी ध्यान रखना है आप लोगों को, कहाँ पर कोमा लगेगा उसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो सही वर्तनी आपको रखना है, किसी का स्पेलिंग गलत नहीं करना है, हर्षीकर आपका दीर्घीकर, तो इन सभी का ख्याल आपको रखना है, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं सब चीज़ों को देखते हैं और उनका नंबर काट लिया जाता है। तो आप अगर इन सभी रूल को अच्छे से लिखेंगे, आप गलत वर्तनी लिख देंगे तो वहाँ पर भी आपका नंबर कट सकता है। इसलिए ये भी आपका सभी जो बताए अभी हम 1 से लेकर 7 तक सभी आपका महत्वपूर्ण है, जो कि आपके लिए बताए हित में, जो कि करेंगे तो आपका 10 में से 10 नंबर आपका निश्चित है कि आने वाला है। हो सकता है 1 नंबर काट ले सकता है, लेकिन 9 नंबर तो वो गारंटी है कि देगा ही देगा। तो सबसे पहले याद रखना है कि गद्यांश को सही से पढ़ना है, कितना बार, कम से कम 1-2 बार पढ़ना है, और पढ़ने के साथ उसका भाव भी याद रखना है कि क्या कह रहा है। उसके बाद चलेंगे आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को क्या करना है, सही से पढ़ना है, उसमें कहाँ, क्यों, कब दिया गया रहता है ना, उसको सही से पढ़ना है, ठीक है। तो ये सभी पढ़ना है। उसी बात का उसमें क्या करना है, अब जो उत्तर देंगे हम लोग उसी बात का उत्तर देना है, अतिरिक्त नहीं करना है, दूसरा चीज़ नहीं करना है। अब चौथा क्या कह रहा है कि हमेशा गद्यांश से उत्तर लेना है, उत्तर जो आप लेंगे वो गद्यांश से लेंगे, एक्स्ट्रा बात अपनों को नहीं लिखना है आप लोगों को, बाहर की जानकारी नहीं जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद गद्यांश की भाषा में थोड़ा सा बदल कर लिख सकते हैं, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसका कॉपी नहीं हो जाए तो थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखो पूरे वाक्य में उत्तर देना है, पूरे वाक्य में उत्तर देना मतलब कहलाता है कि उसमें ज़्यादा नहीं करना है आप लोगों को, जो पूछा गया है उनका थोड़ा सा विस्तार ऊपर करना है, शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ बताए कि मनुष्य सफलता प्राप्त कैसे करता है, तो आप बताएंगे परिश्रम से, तो सिर्फ परिश्रम नहीं लिखना है, इसको लिखना है परिश्रम करने से मनुष्य सफलता प्राप्त करता है, तो इतना सा लिखना है, ठीक है। अब देखो अंक का ख्याल जरूर रखना है कि अगर वो 2 अंक का पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन 2 अंक का है, तो आप लोगों को यह ख्याल रखना है कम से कम 2 पंक्ति में आपका आंसर होना चाहिए। 1 अंक पूछ रहा है तो 1 पंक्ति में होना चाहिए, और 4 से 5 अंक का पूछ रहा है तो आप लोग को 4 से 6 पंक्ति का भी आपका होना चाहिए। जैसे कि आपका मैट्रिक बोर्ड में दिया गया है कि 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा, तो आपको 2 पंक्ति में जरूर लिखना है, तब वो 10 नंबर देगा आपको। और सारे एग्जाम में जाएंगे, कई सारे अलग अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो पूर्ण विराम का जरूर याद रखना है, पूर्ण विराम का। उसके बाद कॉमा का भी ध्यान रखना है आप लोगों को, इन सभी चीज़ का याद तो जरूर रखना है, ठीक है। उसके बाद सही वर्तनी का, सही स्पेलिंग क्या होना है, हर्षीकर दीर्घीकर, हर्षुकर दीर्घोकर, तो ये सभी चीज़ों का आप लोगों को विशेष करके ध्यान रखना है, तभी आप लोग एक सही गद्यांश को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और आपको 10 में से 10 नंबर को मिल सकते हैं। और तरीके तो समझ लिए, कैसे लिखा जाता है उनको समझ लिए। अब उनका बारी है प्रैक्टिस का, ठीक है। तो प्रैक्टिस में हम क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको गद्यांश को 1-2 बार पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद उसमें भाव भी आपको याद रखना है। उसके बाद आप प्रश्न पे आएंगे। प्रश्न में क्या करना है कि सबसे पहले देखना है कि उसमें बहुत सारे रहता है, क्यों, कब, कैसे, किस कारण, ठीक है। तो इन सभी देखना है। इन सभी को देखने के बाद क्या करना है, प्रश्न पे ही उत्तर लिखना है, और उत्तर लिखेंगे तो जो दिया गया है उनसे ही उत्तर लिखेंगे, एक्स्ट्रा आपको नहीं देना है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना था, तो हम लोग रख लिए हैं। चलते हैं आगे, हम लोग एक गद्यांश को सही से हल करके समझेंगे, ठीक है, कि गद्यांश को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। देखो एक गद्यांश हम लिए हैं आपका, परिश्रम मनुष्य के जीवन में सफलता का सबसे बड़ा साधन है। ये पढ़ लिए हम लोग। जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता है,
परिश्रमी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। इसके विपरीत आलसी व्यक्ति अवसर मिलने पर भी उनका लाभ नहीं उठा पाता है। इसीलिए जीवन में उन्नति के लिए परिश्रम करते रहना चाहिए। ये आपका एक हम लोग गद्यांश लिए हैं, जिसमें आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, आंसर क्या है? अब देखो, इसको कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद हम लोगों को अपने जीवन में, अपने दिमाग में भाव समझ में आ जाएगा कि ये पूछा कि क्या किया गया है इसमें चीज़ें। तब हम लोगों को क्वेश्चन की तरफ आना है। तो क्वेश्चन की तरफ आ गए। इसमें देखो क्वेश्चन पूछा गया है, परिश्रम को किस रूप में बताया गया है। 1 अंक का है। देखो यहाँ पर हम देखो इसलिए 1 अंक लिखे कि इससे समझ में आ जाए कि बहुत सारी चीज़ें कि इसको लिखना कैसे है। 1 अंक में लिखने की बात कर रहा है, तो 1 अंक लिखने की बात कर रहा है तो कम से कम क्या करना है, 1 पैराग्राफ लिखना है। 1 पैराग्राफ से एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना है, और वो भी लिखना कहाँ से, आपको जो गद्यांश में दिया गया है उसी से लिखना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, देखो परिश्रम को किस रूप में बताया गया है। अब इसका आंसर यहाँ पर ढूंढने जाएंगे। परिश्रम मनुष्य के जीवन में सफलता का सबसे बड़ा साधन है, तो ये साधन के रूप में बताया गया है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग परिश्रम को सफलता का सबसे बड़ा साधन बताया गया है। यहाँ पर देखो सबसे बड़ा ना, हम अपने से ये ऐड किए, अपने से ये इसको हम लोग दिमाग लगा के लिखे कि इस परिश्रम को सफलता का सबसे बड़ा साधन बताया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ा साधन है ना, इसके अलावा देखो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो इसमें से ही अच्छे तरीके से आपको बनाकर लिखना है। तो कुछ इस तरह से लिखना है और 1 पैराग्राफ में लिखना है आप लोग। ठीक है, तो ये आपका 1 में से 1 अंक मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों को, तो आप लोग ये सब नियम कायदे को समझे तभी तो 1 लाइन में लिखे और सही तरीके से लिखे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लिए हम 2 नंबर का, क्योंकि ये 2 नंबर आप लोगों को याद रखना है कि 2 ही नंबर का आपका पूछा जाता है एक प्रश्न आपका बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है कि परिश्रमी व्यक्ति की क्या क्या विशेषता होती है। तो यहाँ क्या क्या अगर 2 बार रहता तो इनका आंसर ज़्यादा बड़ा रहता, लेकिन यहाँ पर क्या विशेषता होती है तो इनको 2 अंक में लिखना है। 2 अंक का है ये, तो 2 अंक का लिखने का मतलब ये है कि 2 पैराग्राफ में इसको लिखना है, कम से कम 2 लाइन में लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं लिखते हैं इसको कि परिश्रमी व्यक्ति की क्या क्या विशेषता होती है। तो इसका आंसर यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो जो व्यक्ति परिश्रम करता है वो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता है। परिश्रमी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर आपका वो आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ अपना दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि वो किसी परिस्थिति में लिखना है, नहीं। यहाँ पर क्या करना है कि परिश्रमी व्यक्ति क्या करते हैं, कठिन परिस्थिति में भी, तो परिश्रमी यहाँ पर करना है, परिश्रमी व्यक्ति कठिन परिस्थिति में अब लिखना है हार नहीं मानता है, हार नहीं मानता। यहाँ पर देखो हम लोग यहाँ पर परिश्रमी व्यक्ति कठिन परिस्थिति में इतना सा, देखो कठिन तक हम लोग अपने से ऐड करके लगाएं, तो इतना सा आप लोगों को करना ही करना है। तो उसके बाद वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहता है, तो आगे का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे हैं कि वो परिश्रमी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहता है। बस ये 2 लाइन का लिखना है आप लोगों को, तो 2 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। इनसे बहुत सारे और क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आप लोग बखूबी कर सकते हैं। उतना लंबा वीडियो है नहीं भाई, तो इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में कर लिए, जो कि आपके एग्जाम पर्पज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को कुछ चीज़ें याद रखना है जो कि आप लोग गद्यांश को सही तरीके से, उम्मीद करता हूँ, लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और हमारे इस वीडियो को दूसरों तक भी जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।